नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका दुबे स्वागत करती हूँ आपका मॉर्निंग क्लासेस में। मॉर्निंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में अपनी एक कहानी को पढ़ा था, पाठ्यक्रम में लगी हुई राजेंद्र वाला घोष की कहानी धुलाई वाली को पढ़ा था, जो 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आज हम उन्हीं की दूसरी कहानी चंद्रदेव से मेरी बात को पढ़ेंगे। चंद्रदेव से मेरी बातें, जो पत्रात्मक शैली में लिखी गई कहानी है, ये भी आपके पाठ्यक्रम में लगी है। इस कहानी को पढ़ने से पहले हम इसके प्रकाशन वर्ष और इसकी पत्रिका के बारे में जानेंगे, फिर हम कहानी का प्रारंभ करेंगे। वंग महिला की यह रचना कहानी के रूप में 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। कुछ विद्वानों के मतानुसार यह एक रोचक निबंध है। यह कहानी सन 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित थी। इस कहानी में नायिका द्वारा चंद्रदेव को एक पत्र लिखा गया, जिसमें तत्कालीन व्यवस्था पर करारा व्यंग किया गया है। इसमें तत्कालीन व्यवस्था को बताया गया है और साथ ही ये पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। कुछ विद्वानों ने इसे निबंध भी माना है। अब हम कहानी को पढ़ेंगे। कहानी का शीर्षक है चंद्रदेव से मेरी बातें। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में मैं इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना। अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या ये बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस दृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट महकमे में ट्रांसफ़र बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है, यदि आप हमारी न्यायशीलता गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस या नौकरी करते होते तो अब तक आपका बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी जैसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह हमारी बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते। ये कथन याद रख लेना, और ये कथन पूछा भी गया है, इसलिए इस कथन को नोट कर लेना आप, कि देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य की क्या बात है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन, निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। आशा है कि आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों की भांति कृष्णगांग तो हैं ही नहीं, तो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपुती हो उठेगी। फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देवेंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि की आदि काल में प्रचलित थे, वे ही सब अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीन हीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति ना देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा करके भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस भारत को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में 1 दिन अर्थात अमावस्या को हो तो आपको हॉलिडे छुट्टी अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे,
जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से हटकेलियाँ किया करती हैं, वह बेचारी भी यहाँ के मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही हैं। भगवान निशानाथ जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वास्ती विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रहे हैं। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गढ़ को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को ला पटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने की किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराए घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चू तक नहीं कर सकती। क्या करे बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी व्रती ही लिखा था। हरि पदोत्वा त्रिलोक्य पावनी सुरसुरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधन ग्रस्त हो रही है। उसके वक्षस्थल पर जहाँ जहाँ मोटे वृद्धाकार खम्भ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन तो परिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। यहाँ पे जिस गार्डन का वर्णन किया गया है वो गार्डन का नाम क्या है? ईडन गार्डन। और क्वेश्चन पूछा गया है कि ईडन गार्डन का वर्णन किस कहानी में किया गया है, तो इसलिए आप इस गार्डन का नाम भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापनी विद्या को देखकर वीणा पढ़ी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारनी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से भी जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीर तत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट टकसाल को देखकर सिंधु तन्यता आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अचकचा जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्वयात्मक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हो। आप जो अनादि काल से निज उज्ज्वल बपू में कलंक की कलिमा लेपन करके कलंकी संसांक रसधर सासालाक्षण आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं, सिंधु तनय होने पर भी जिस कलिमा को आप आज तक नहीं धो सके, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय भलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कलिमा छुड़ाने में वे भी भलीभूत ना होंगे? शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है, पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। अब भारत में ना तो आपके और आपके स्वामी
भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है और न अब भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग कर रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया है वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं की कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूं तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के भी वे काठ के पुतलों की भांति है। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आए। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा का लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर ना करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनको निकालना कुछ सहज बात ना होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। यदि बोझ ना हो तो यहाँ से 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाए। जब प्लेग महाराज अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे तब उससे उनकी राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुँचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात भी उत्तर ना दिया, परंतु आपके इस मौनावलंबन को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर। ठीक है। तो बच्चों, ये कहानी थी बंगमहला राजेंद्र वाला घोष के द्वारा लिखी गई चंद्रदेव से मेरी बातें। इस कहानी में उन्होंने भारत के ऊपर व्यंग किया गया है कि भारत की स्थिति क्या है। उन्होंने बताया है यहाँ पे किस तरीके की बीमारियाँ फैली हुई है, यहाँ पे किस तरीके से स्त्रियों को वैश्याओं का रूप में रखा जा रहा है और वो उससे नहीं निकल पा रही हैं। और इस कहानी में जितनी भी कटाक्ष उन्होंने मन में आए थे वो उन्होंने सारे उन पे व्यंग कर दिए है कि भारत की स्थिति ये है, आप एक बार हमारे भारत की स्थिति को देखिए भी। उन्होंने लॉर्ड कर्जन का वर्णन किया गया है इसमें, तो ये बात आप याद रखना कि इसमें जो व्यंग किया गया वो किस पे किया गया है, लॉर्ड कर्जन पर कि लॉर्ड कर्जन उस समय किसका राज्य था, लॉर्ड कर्जन का। ठीक है। और ईडन गार्डन का वर्णन किया गया है, चित्रगुप्त को डॉक्टर बताया गया है। इसमें देखो ये लिखा है ना, फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त। इनमें कुछ नाम आए हैं, इन नाम को याद रखना। ठीक है, कि इनको क्या उपाधि दी गई थी इन नामों से। और एक दो कथन थे जो मैंने आपको बीच बीच में बता दिए थे, उन कथन को नोट्स कर लेना। बस इस कहानी से इतने ही प्रश्न बनते हैं। बाकी ये कहानी 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगली क्लास में।